मायावती, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा नाम जिसने सत्ता के गलियारों में वो कदम रखे जहां पहले सिर्फ ऊंची जातियों का बोलबाला था। एक दलित लड़की जो झुग्गियों और संकोचों से निकलकर मुख्यमंत्री बनी, वो भी 4 बार। सोचिए, एक गरीब बस्ती की बेटी जिसकी मां सिलाई करती थी, पिता सरकारी क्लर्क थे, वो कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठी। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है एक क्रांति की, संघर्ष की और उस साहस की जो किसी किताब में नहीं मिलता, जिंदगी से निकला हुआ पाठ है। दिल्ली की तंग गलियों में जब मायावती बड़ी हो रही थीं, तब ना उनके पास सुविधाएं थीं, न सपनों को उड़ान देने की आज़ादी। स्कूल में जातिवाद का ताना, मोहल्ले में गरीबी का तमाचा और समाज में लड़की होने का तिरस्कार। लेकिन मायावती किसी भी आम लड़की की तरह हार मानने वाली नहीं थी। उनके अंदर कुछ और ही चल रहा था, जैसे कोई ज्वाला हो जो हर अन्याय को जलाकर राख कर देना चाहती हो। मायावती जब पढ़ाई कर रही थीं, तो उनके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता था, हमेशा हम ही क्यों झेलें। वो जानती थीं कि शिक्षा ही वो औजार है जिससे वो खुद को बदल सकती हैं और साथ ही अपने समाज को भी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, फिर मेरठ से बीएड और आगे चलकर कानून की पढ़ाई। वो एक टीचर बनी, लेकिन उनकी कक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी। उनकी असली क्लास तो समाज था। और फिर आता है वो मोड़ जो हर महान कहानी में आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मायावती से जुड़ी और दलितों के लिए हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले जब नायक को उसका मार्गदर्शक मिलता है। यहाँ नायक थी मायावती और मार्गदर्शक थे कांशीराम, एक ऐसा नाम जिसने दलित चेतना को आवाज दी और उस आवाज को संसद तक पहुंचाया। कांशीराम को मायावती में कुछ खास दिखा। उन्होंने देखा कि ये लड़की सिर्फ बोलती नहीं, बोलकर दुनिया बदल सकती है। कांशीराम ने एक दिन अपने सहयोगियों से कहा था, मैं इस लड़की को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तब लोग हंसे थे, लेकिन यही हंसी बाद में सियासी हिचकियां बन गई। मायावती ने BAMSEF और फिर BSP के जरिए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। पहली बार जब वो चुनाव लड़ी तो हार गईं, फिर से लड़ी, फिर से हारी। लेकिन मायावती ने हार को अपनी किताब में अध्यापक माना। हर हार से सीखा, हर हार से अगली जीत की रणनीति बनाई। और फिर एक दिन आया जब इतिहास बना। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारत के इतिहास में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। यह केवल एक पद नहीं था, यह उस पीड़ा, उस यातना और उस अपमान का जवाब था जो सदियों से दलितों को सहना पड़ा था। मायावती की जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, वो जीत थी हर उस बेटी की जिसे समाज ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकती। सत्ता में आने के बाद मायावती ने जो किया वो सबको चौंकाने वाला था। उन्होंने गुंडा राज पर नकेल कसी, प्रशासन को सख्त बनाया और सबसे बढ़कर दलितों को एक पहचान दी। पार्क बने, मूर्तियां लगीं, हाथी दिखाई देने लगे, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, बहन जी। कुछ लोगों को यह दिखावा लगा, कुछ को मूर्तियों में पैसा बर्बाद करने जैसा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मायावती ने दलितों को खुद की छवि देखनी सिखाई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे देवता नहीं हैं तो मैं बना दूंगी। अगर तुम्हारा इतिहास मिटा दिया गया है तो मैं उसे पत्थरों में दोबारा उकेरूंगी। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने जाति की सीमाओं को राजनीति में अवसर बना दिया। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, पिछड़ा, सबको साथ लेकर चली। 2007 में उन्होंने अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन जहां सत्ता होती है वहां विरोध भी होता है। मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति का केस चला, नोएडा में जमीन घोटाले की बातें सामने आईं। कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली, कुछ में सवाल उठते रहे। लेकिन हर बार मायावती कहती रहीं, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था की साजिश है मुझे रोकने की। और दलित समाज में यह बात गहरी बैठती चली गई। उनकी राजनीति में एक और खास बात थी, पार्टी पर एक छत्र नियंत्रण। कोई आवाज उठाए तो बाहर, कोई सवाल पूछे तो निष्कासन।
बीएसपी मायावती के इर्द गिर्द घूमती रही और धीरे धीरे एक व्यक्ति पार्टी बनती गई। पुराने साथी दूर हुए, जमीनी कार्यकर्ता नाखुश हुए, लेकिन मायावती की छवि बनी रही, मजबूत नेता, बेजोड़ रणनीतिकार और अनुशासन की देवी। 2012 के बाद से उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। सपा ने उन्हें सत्ता से हटाया। 2014 में मोदी लहर में बीएसपी साफ हो गई। 2017 में करारी हार, 2019 में गठबंधन करके भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ और 2022 आते आते मायावती एक कोने में सिमट गई। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो पीछे हुई, सवाल ये है क्या वो फिर लौट सकती हैं? राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। मायावती आज भी एक बड़ी शक्ति है। दलित वोट बैंक पर उनकी पकड़ अब भी सबसे मजबूत है। अगर वो चाहें तो चंद्रशेखर जैसे नए चेहरों को भी मात दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत है रणनीति की, युवाओं से जुड़ाव की और जमीन पर वापसी की। मायावती की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां एक गरीब लड़की जो समाज में सबसे नीचे गिनी जाती थी, वो सबसे ऊपर पहुंच गई, जिसने कागजों में नहीं हकीकत में आरक्षण का अर्थ समझाया, जिसने बताया कि सत्ता सिर्फ विरासत से नहीं मिलती, संघर्ष से भी मिलती है। उनकी जिंदगी में हर मोड़ एक फिल्मी सीन जैसा है। बचपन की गरीबी, पढ़ाई की जिद, कांशीराम का साथ, विरोधियों का षड्यंत्र, सत्ता की चकाचौंध, अदालतों के केस, जनता की नजरें, मीडिया का तिरस्कार और फिर अकेले चलती एक औरत जो झुकती नहीं, टूटती नहीं, सिर्फ आगे बढ़ती है। आज जब हम मायावती को देखते हैं तो सिर्फ एक नेता नहीं दिखती, वो एक प्रतीक है, एक प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि अगर आप में आग है तो कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई दलित लड़की राजनीति में कदम रखती है तो मायावती उसका सपना बन जाती है। और सुनिए, मायावती एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति की परिभाषा ही बदल दी, एक ऐसा नाम जिसने सत्ता के गलियारों में वो कदम रखे जहां पहले सिर्फ ऊंची जातियों का बोलबाला था। एक दलित लड़की जो झुग्गियों और संकोचों से निकलकर मुख्यमंत्री बनी, वो भी 4 बार। सोचिए, एक गरीब बस्ती की बेटी जिसकी मां सिलाई करती थी, पिता सरकारी क्लर्क थे, वो कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठी। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है एक क्रांति की, संघर्ष की और उस साहस की जो किसी किताब में नहीं मिलता, जिंदगी से निकला हुआ पाठ है। दिल्ली की तंग गलियों में जब मायावती बड़ी हो रही थीं, तब ना उनके पास सुविधाएं थीं, ना सपनों को उड़ान देने की आज़ादी। स्कूल में जातिवाद का ताना, मोहल्ले में गरीबी का तमाचा और समाज में लड़की होने का तिरस्कार। लेकिन मायावती किसी भी आम लड़की की तरह हार मानने वाली नहीं थीं। उनके अंदर कुछ और ही चल रहा था, जैसे कोई ज्वाला हो जो हर अन्याय को जलाकर राख कर देना चाहती हो। मायावती जब पढ़ाई कर रही थीं तो उनके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता था, हमेशा हम ही क्यों झेलें? वो जानती थीं कि शिक्षा ही वो औजार है जिससे वो खुद को बदल सकती है और साथ ही अपने समाज को भी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, फिर मेरठ से बीएड और आगे चलकर कानून की पढ़ाई। वो एक टीचर बनी, लेकिन उनकी कक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी। उनकी असली क्लास तो समाज था। और फिर आता है वो मोड़ जो हर महान कहानी में आता है, जब नायक को उसका मार्गदर्शक मिलता है। यहाँ नायक थी मायावती और मार्गदर्शक थे कांशीराम, एक ऐसा नाम जिसने दलित चेतना को आवाज दी और उस आवाज को संसद तक पहुंचाया। कांशीराम को मायावती में कुछ खास दिखा। उन्होंने देखा कि ये लड़की सिर्फ बोलती नहीं, बोलकर दुनिया बदल सकती है। कांशीराम ने एक दिन अपने सहयोगियों से कहा था, मैं इस लड़की को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तब लोग हंसे थे, लेकिन यही हंसी बाद में सियासी हिचकियां बन गई। मायावती ने बीएमसीएफ और फिर बीएसपी के जरिए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। पहली बार जब वो चुनाव लड़ी तो हार गईं, फिर से लड़ी, फिर से हारी। लेकिन मायावती ने हार को अपनी किताब में अध्याय नहीं, अध्यापक माना। हर हार से सीखा, हर हार से अगली जीत की रणनीति बनाई। और फिर एक दिन आया जब इतिहास बना। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारत के इतिहास में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। यह केवल एक पद नहीं था, यह उस पीड़ा, उस यातना और उस अपमान का जवाब था
जो सदियों से दलितों को सहना पड़ा था। मायावती की जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, वो जीत थी हर उस बेटी की जिसे समाज ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकती। सत्ता में आने के बाद मायावती ने जो किया वो सबको चौंकाने वाला था। उन्होंने गुंडा राज पर नकेल कसी, प्रशासन को सख्त बनाया और सबसे बढ़कर दलितों को एक पहचान दी। पार्क बने, मूर्तियां लगीं, हाथी दिखाई देने लगे, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, बहन जी। कुछ लोगों को ये दिखावा लगा, कुछ को मूर्तियों में पैसा बर्बाद करने जैसा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मायावती ने दलितों को खुद की छवि देखनी सिखाई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे देवता नहीं हैं तो मैं बना दूंगी। अगर तुम्हारा इतिहास मिटा दिया गया है तो मैं उसे पत्थरों में दोबारा उकेरूंगी। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने जाति की सीमाओं को राजनीति में अवसर बना दिया। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, पिछड़ा सबको साथ लेकर चली। 2007 में उन्होंने अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन जहां सत्ता होती है वहां विरोध भी होता है। मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति का केस चला, नोएडा में जमीन घोटाले की बातें सामने आईं। कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली, कुछ में सवाल उठते रहे, लेकिन हर बार मायावती कहती रहीं, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था की साजिश है मुझे रोकने की। और दलित समाज में यह बात गहरी बैठती चली गई। उनकी राजनीति में एक और खास बात थी, पार्टी पर एक छित्र नियंत्रण। कोई आवाज उठाए तो बाहर, कोई सवाल पूछे तो निष्कासन। बीएसपी मायावती के इर्द गिर्द घूमती रही और धीरे धीरे एक व्यक्ति पार्टी बनती गई। पुराने साथी दूर हुए, जमीनी कार्यकर्ता नाखुश हुए, लेकिन मायावती की छवि बनी रही, मजबूत नेता, बेजोड़ रणनीतिकार और अनुशासन की देवी। 2012 के बाद से उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। सपा ने उन्हें सत्ता से हटाया। 2014 में मोदी लहर में बीएसपी साफ हो गई। 2017 में करारी हार, 2019 में गठबंधन करके भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ और 2022 आते आते मायावती एक कोने में सिमट गई। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो पीछे हुई, सवाल ये है, क्या वो फिर लौट सकती हैं? राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। मायावती आज भी एक बड़ी शक्ति है। दलित वोट बैंक पर उनकी पकड़ अब भी सबसे मजबूत है। अगर वो चाहें तो चंद्रशेखर जैसे नए चेहरों को भी मात दे सकती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है रणनीति की, युवाओं से जुड़ाव की और जमीन पर वापसी की। मायावती की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां एक गरीब लड़की जो समाज में सबसे नीचे गिनी जाती थी वो सबसे ऊपर पहुंच गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।